आइए प्यारे बच्चे, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। और आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं और फिर आगे हम देखेंगे कि स्नेल्स लॉ जो पढ़े थे, स्नेल्स लॉ, उसे प्रूफ कैसे करेंगे, उसके प्रूफ भी। तो पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको n से या नहीं तो म्यू से किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम पहले डिफाइन कैसे करें, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ये होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली सबसे पहला डेफिनेशन यहीं से आते हैं, तो उसे भी लिख लिया जाए कि लाइट अगर मान लो वैक्यूम से, जहाँ पे कोई मटेरियल नहीं होते, वहां से जस्ट किसी मीडियम में एंट्री मारी है, एयर में यानी तो किसी भी गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में, तो उसमें जिसमें गई उसमें कितनी स्पीड है, उससे अगर डिवाइड कर दूं पहले वाली मीडियम में जितनी थी, पहले वाली मीडियम में जितनी थी, यानी कि वैक्यूम से गई तो वैक्यूम वाले में जितनी स्पीड थी उससे अगर डिवाइड कर दें जिसमें गई, तो हमारे उस मीडियम की जिसमें लाइट गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, द स्पीड, द रेशियो लगा लो, द रेशियो ऑफ the speed of light in vacuum to the speed of light in a medium is called refractive index. Refractive index, तो भाई n बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, नहीं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, जिस किसी भी चीज में गई थी, मीडियम मतलब कोई पार्टिकल वाली चीज है। तो नीचे होगी स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है भाई। ऊपर वाली को हम लिखते हैं c से, ऊपर वाली को शॉर्टकट लिखते हैं c से, इसको भाई c कहा जाए और इसको b से लिखते हैं। तो हमारे पास n बराबर c बाय v एक फॉर्मूले आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सबसे बेसिक फॉर्मूला नोट कर लिया जाए। अब बात यह है कि इसमें हम फंस जाते हैं, ये तो मात्र रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक डेफिनेशन है। दूसरी तरफ से अगर लॉजिकली बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिस मीडियम में पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, यानी कि वो ज्यादा डेंसर होते हैं, तो उसकी म्यू की वैल्यू हमने पढ़ा था ज्यादा होती है। डेंसर में म्यू की वैल्यू अगर डेंसर होती तो म्यू मतलब n की वैल्यू ज्यादा होती है, रेयर में कम होती है। अब सोचो, डेंसर में n की वैल्यू ज्यादा होते हैं और डेंसर में पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, डेंसर में पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, तो लाइट को जब हम सेंड करते हैं तो उस पार्टिकल के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम भीड़ में चले ना, भीड़ में, तो भीड़ में अगर मुझे दौड़ने को कहा जाए तो बहुत सारे लोगों से हम टकराएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अगर फ्री रोड है वहां पे दौड़ने को कहा जाए तो हमारी एक्चुअल स्पीड की कैलकुलेशन होगी। तो यही लाइट के साथ होते हैं, अगर डेंसर में इनको दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो इनकी स्पीड हो जाती है कम, इनकी स्पीड कम हो जाती है, यानी कि n ज्यादा तो भी कम, n ज्यादा तो भी कम। यहाँ से तो पता भी चल रहा था n बराबर c बाई वी, n इक्वल टू c बाई वी। और हम लॉजिकली देख रहे हैं कि n ज्यादा होता है तो डेंसर होता है, डेंसर होता है तो पार्टिकल्स नजदीक होता है, पार्टिकल्स नजदीक होता है तो लाइट को
फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है भाई। तो इसका मतलब है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, या नहीं तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी। अब इसीलिए बात ये होता है कि रेयर से डेंसर में जाएंगे, यानी कि मीडियम चेंज होगी तो लाइट की स्पीड चेंज होगी। देख लो, मीडियम चेंज होगी यानी n चेंज होगी तो v चेंज होगी, और वो भी इनवर्सली ज्यादा वाले में जाएंगे, ज्यादा वाले n में जाएंगे यानी डेंसर में जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और कम वाले में जाएंगे यानी कि जिसकी मतलब कि मीडियम रेयर होगी, n कम होगी तो उसमें स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे खाली जगह मिलेगी उसको, पार्टिकल्स दूर दूर है भाई, तो डिस्टर्बेंस उसको कम होगी। सो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन rarer medium. So speed of light is more in rarer medium. The speed of light is more in rarer medium and less in denser medium. डेंसर की n ज्यादा होते हैं इसीलिए वो कम हो जाएगी स्पीड। सो हम यहाँ से कह सकते हैं, v1 by v2 n2 by n1 क्योंकि इनवर्सली है। सो v1 by v2 इक्वल टू n2 by n1 क्योंकि इनवर्सली है। v1 by v2 इक्वल टू n2 by n1, उल्टा इधर 1 तो इधर नीचे में 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड की हमारे पास कैलकुलेशन आ चुके हैं। एक और चीज, अब एक और चीज क्या है, हम स्नेल्स लॉ में जाने थे कि साइन है बाय साइन आर, साइन है बाय साइन आर, ये था हमारे पास n2 by n1, n2 by n1, n2 by n1। अब देखो n2 by n1 को तो v1 by v2 लिख सकता हूँ, n2 by n1 को v1 by v2 लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं sin i by sin r बराबर n2 by n1 बराबर यहाँ से v1 by v2। एक और चीज, n के बदलने से स्पीड कैसे बदलेगी ये तो हमें पता चला, बट I और R की वेरिएशन कैसे होगी, I और R की वेरिएशन कैसे होगी, ठीक है। एक और चीज ये है, इसके साथ मान लो I का V के साथ, ये है पहली वाली मीडियम की एंगल साइन है ना, पहली वाली जिसमें से जाते हैं उसमें होते हैं, ये भी है पहली वाली मीडियम की स्पीड, ये है दूसरी वाली मीडियम जिसमें जाती है उसमें R बनती है ना, तो साइन R दूसरी वाली मीडियम की हो गई और ये दूसरी वाली मीडियम की, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, कह सकते हैं नहीं, क्योंकि ये ज्यादा होगी तो ये ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी तो ये ज्यादा होगी। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड की, उसी मीडियम की है ना दोनों, और अगर R बढ़ेगी यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी मतलब n घटेगी, इनवर्सली है ना बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि जब डेंसर में जाएगी, क्लियर बताओ, जब डेंसर में जाएगी तो n ज्यादा होती है, n ज्यादा होती है तो स्पीड हो जाएगी कम, स्पीड हो जाएगी कम तो R हो जाएगी कम, मतलब कि ज्यादा बेंड होगी, R कम होगी ना। ऐसे देखो, ये रहा, ये रहा, ये नॉर्मल रहा, एकदम ज्यादा घूम जाएगी, ये I है, ये R है। तो अगर ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है, तो N1 में मैंने कहा कि अगर ये डेंसर है, इसकी वैल्यू N की वैल्यू ज्यादा है, N2 की वैल्यू ज्यादा है, N1 की वैल्यू कम है, कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, तो N2 की वैल्यू कुछ ज्यादा ही ज्यादा है,
तो उस केस में ये डेंसर हो जाएंगे, ये डेंसर हो जाएंगे, तो स्पीड हो जाएगी कम। हाँ हाँ इन्वर्सली स्पीड हो जाएगी कम, और ये और आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड हो जाएगी कम तो आर को भी कम होना पड़ेगा, ये कम होगी। ठीक, तो आर इज इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एन ज्यादा था तो आर क्या हो रहा है कम। तो यहां से हम कह सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जिस मीडियम में गई उसमें जो बेंडिंग होगी, उसमें जो बेंडिंग होगी आर वो n के इनवर्सली होगी, यानी कि ज्यादा उसकी वैल्यू n की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा घूमेगी, और अगर थोड़ा कम है तो कम घूमेगी। यहां से पता चल रहे हैं। और r डायरेक्टली टू v, r डायरेक्टली v का, तो यहां से r डायरेक्टली स्पीड भी कह सकते हैं। तो ये थोड़े लॉजिक पता चले कि भाई लाइट जो बेंड होते हैं किस हिसाब से बेंड होते हैं। तो यहां से मैं अगर पूछूं कि आखिर रिफ्रैक्शन जब होते हैं तो लाइट बेंड क्यों होते हैं, लाइट बेंड क्यों होते हैं? तो भाई n1 में कुछ स्पीड थी, n2 में कुछ स्पीड हो गई, स्पीड चेंज होगी तो बेंड होगी, स्पीड चेंज होने के कारण बेंड होती है। तो लाइट बेंड क्यों होते हैं? तो रीजन है कि स्पीड चेंजेस, दैट्स व्हाई लाइट बेंड्स। स्पीड मीडियम चेंज हुई तो स्पीड चेंज हुई लाइट की, स्पीड चेंज होगी तो लाइट बेंड करेगा। ये हमने कुछ पढ़ा। हाँ एक और चीज, अब अगर वेवलेंथ की बात करें, स्पीड की बात तो कर लिए, अब अगर वेवलेंथ की बात करें, wavelength goes from one medium to another medium, then change of speed पढ़ा, अब change of wavelength पढ़ते हैं। तो changing of wavelength, now we know v बराबर frequency into wavelength, f lambda, v equal to f lambda, frequency into wavelength। frequency never changes, frequency never changes as medium changes, medium के चेंज होने से frequency चेंज नहीं होते हैं। ये लिख लो कि frequency does not change, यानी कि पहली वाली मीडियम में जो होगी वही दूसरी वाली मीडियम में भी frequency होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, कोई भी वेव की जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो लाइट भी तो वेव है। तो भाई ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था n2 by n1, n2 by n1 बराबर v1 by v2, उल्टी उल्टी v1 by v2। अभी होगी f लैम्डा, तो v1 के लिए हम लिखेंगे f1 लैम्डा और v2 के लिए क्या लिखेंगे f2 लैम्डा, बट f1 f2 तो बराबर है, कैंसिल आउट। अच्छा लैम्डा 1 लैम्डा 2 कर दो, तो n2 by n1 हो गए v1 by v2 और ये हो गए लैम्डा 1 by लैम्डा 2। और साइन के साथ अगर बात कर ले तो साइन है भाई साइन आर। इतनी सारी चीज आपस में रिलेटेड होते हैं, इतनी सारी चीजें आपस में रिलेटेड होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। देखो मीडियम चेंज हुआ, एंगल ऑफ मतलब चेंज होगी, शुरू में एंगल आई थी बाद में एंगल आर होगी, स्पीड ऑफ वेव चेंज होगी यानी लाइट चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो अभी हमने इतना जाना इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब लाइट रिफ्रैक्ट करती है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उस केस में आखिर बेंडिंग होती कैसे, एक्चुअली में कैसा होता होगा, वो चीजें देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है भाई। लाइट जो जाते हैं मतलब टॉर्च जला है, ऐसे क्या वेव फ्रंट बनाते हैं, वेव फ्रंट के रूप में जाते हैं, और लाइट मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, तो उसके जो वेव फ्रंट होते हैं ना, वेव फ्रंट वो लाइट की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे होते हैं। तो मान लो ऐसे मैंने लाइट भेजा, पैरेलल बीम जाएगी,
गया। ये थे हमारे बाउंड्री मीडियम की। तो ये लाइट साथ साथ आ रहे थे, दो एकदम, तो गुच्छे बन के आएंगे ना, रे है ना, बीम ऐसे आ रहे। इसकी ये वेव फ्रंट हो गई, जो परपेंडिकुलर वेव फ्रंट पे लाइट जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर लाइट ऐसे आ रहे हैं। यहां तक तो आया, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो गया, आ रहा था भाई, ठीक है। 2 यार मानना है मैंने अभी, इस दोनों लाइन को 2 यार मान लो, हालांकि पूरी यहाँ पे लाइनें पूरा लाइनें है, बहुत सारे रे हैं। ये यार करते भाई, मतलब ये मैं इस मीडियम में चले जाता हूँ, ऐसा समझो कि पानी है मान लो, और ये एक घाट है, ये एक घाट है। ये कहते कि भाई मैं इसी घाट पे स्नान कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तो पहुंच गया हूँ इस घाट पे। वो कहते हैं भाई तू तो पहुंच गया, लेकिन मैं तो तालाब की किसी घाट पे पहुंचा ही नहीं हूँ। तो कहते भाई ठीक है तू चलते रहा, मैं यहाँ पे स्नान कर लेता हूँ, तू लोग जाते रहा, जहाँ पे पहुंच जाएगा वहाँ पे स्नान कर लेगा। तो ये कहते ठीक है भाई, मैं घाट में आएगा तो मैं तो चले जाऊँगा पानी में, मैं नीचे पानी मान रखा है दूसरी मीडियम। ये कहता है अच्छा ठीक है तू जा, मैं यहाँ पे स्नान कर लेता हूँ, यानी ये इस मीडियम में एंट्री मार लिया, ये लो चला गया, सीधा ही जाएगा। ये कहता भाई तू तो चला गया, मुझे तो और चलना पड़ेगा, अभी तो मैं घाट पे पहुंचा नहीं हूँ। तो ये चलते यहाँ पे आया, हाँ यहाँ पे सीधा ही चलाना है। तो बात ये है कि ये चल रहा है अभी एयर में, ये चल रहा है अभी एयर में, और ये चल रहा है अभी वाटर में। तो मान लो इसकी N2 है और इसकी N1 है, ये एयर में चल रहे हैं और ये वाटर में चल रहे हैं। तो जो वाटर में चल रहे हैं उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। कोई हवा में चले कोई पानी में चले तो स्पीड तो क्या हो जाएगी, कम ही होगी ना। तो स्पीड यहाँ पे इसकी कम हो जाती है, थोड़ा और इसको चला दो, तो इक्वल टाइम में ये ज्यादा दूर जाएगा, बट ये कम दूर जाएगा। टाइम तो सबके लिए बराबर है, ऐसा तो नहीं कि किसी को 25 घंटे मिल गए एक दिन में। तो ये टाइम में यहाँ से यहाँ चला, तो मान ले तो पहली वाली मीडियम है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, समझ आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई स्पीड इंटू टाइम, बट यहाँ से यहाँ की स्पीड v2 होगी, v2 इंटू टाइम, वही टाइम है। तो जितनी देर में ये वाला आदमी इस घाट पे पहुंचा है, उतनी देर में ये पानी में पहुंच गया है अंदर, वो अभी घाटे में पहुंचा है, ये अभी स्नान भी कर रहा है ऐसे। अब दोनों पानी में पहुंच गया, यहाँ पे आते ही ये भी पहुंच गया। अब फिर दोनों को मिला दो, ये रहा, दोनों को मिला दो। अब यहाँ पे जैसे वेव फ्रंट पैरेलल खींचा था, ऐसे ही वेव फ्रंट यहाँ से पैरेलल खींचना है, यहाँ से पैरेलल खींचना है, क्योंकि लाइट में वेव फ्रंट तो परपेंडिकुलर ही होगी डायरेक्शन के, तो ले जाएगी ऐसे, ये जाएगी ऐसे, ठीक। तो देखो तो झुका हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि लाइट बेंड होते हैं, क्योंकि यहाँ से आए स्पीड डिफरेंस होने के कारण एक इंड तो लाइट की पहुंच जाती है जल्दी, बट दूसरी इंड को थोड़ा देर बाद पहुंचता है, तो उतने देर में ये कम, उतनी टाइम में ये कम चलता है और ये ज्यादा चल लेता है। और फिर जब दोनों एंट्री मारते हैं तो उसके बाद तो वेव फ्रंट को पैरेलल करना है, और पैरेलल करने के चक्कर में लाइट झुक जाते हैं, पैरेलल करने के चक्कर में लाइट झुक जाते हैं, तो इसीलिए वो झुकी हुई नजर आते हैं। अब देखो इसमें स्पीड v1 थे तो v1t चला, इसमें स्पीड v2 थे तो v2t चला। ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये ऐसे लाइट जा रही, तो ये वेव फ्रंट इस लाइट पे परपेंडिकुलर होगी, वेव फ्रंट लाइट पे परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे फिगर कुछ ऐसे बनने चाहिए था, ये वाली फिगर, नीचे वाली जो फिगर है वो कुछ ऐसे होगी, लाइक दिस, ये रहा, और ऊपर वाले फिगर कुछ ऐसे लाइक दिस है। तो ये वाले डिस्टेंस इज v1t,
एंड दिस इज V2T, V2T, V1T, ये चीज है। और यहाँ पे मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, यहाँ पे B दे देता हूँ, यहाँ पे C दे देता हूँ, यहाँ पे A दे देता हूँ, यहाँ पे D दे देता हूँ। अब कुछ तो एंगल होगा, ये यहाँ पे I एंगल होगी ना, ये एंगल, लाइट ऐसे परपेंडिकुलर है तो लाइट जो गई वो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होगा, I ये हो गया। ये देखो लाइट के डायरेक्शन पे वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगी, ये और ये के बीच पूरा 90 डिग्री, तो ये I तो ये 90 माइनस I, फिर ये नॉर्मल है तो ये भी कितना I ही होगा, ये I तो ये भी है क्योंकि ये I तो ये 90 माइनस I और ये 90 माइनस I तो फिर ये I, ठीक है भाई। अब यहाँ पे खींच लिया जाए, यहाँ पे नॉर्मल खींचता हूँ या मैं यहाँ पे अगर नॉर्मल खींचूं तो ये कितनी, ये तो R होगी ना, यहाँ पे अगर नॉर्मल खींचे तो वो वाली एंगल R होगी, ये R तो फिर देखो ये वेव फ्रंट ये परपेंडिकुलर तो ये 90 माइनस R तो ये कितना R, यानी ये नीचे वाली R और ये वाली I। BC ऊपर वाले ट्रायंगल में निकाल लूं या BC नीचे वाले ट्रायंगल में निकाल लूं, दोनों क्या है सेम। और ये वेव फ्रंट और रे के डायरेक्शन परपेंडिकुलर होते हैं, ये वेव फ्रंट ये रे के डायरेक्शन और ये वेव फ्रंट, रे के डायरेक्शन और वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसीलिए परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहे थे इसीलिए मैंने अलग से खींचा, ठीक है भाई। BC ऊपर वाले ट्रायंगल में भी निकालो, नीचे वाले में भी निकालो, साइन I क्या होगा, साइन I बराबर P बाई H, क्योंकि भाई ये तो हाइपोटेनस है 90 के सामने, तो P क्या होगी AC यानी कि P बाई H यानी कि AC बाई H यानी कि BC। AC इज व्हाट V12 और BC को BC छोड़ देता हूँ, BC को BC छोड़ देता हूँ, तो BC बराबर क्या हो गया V1T बाई साइन H। नाउ दूसरी वाली नीचे वाले ट्रायंगल में साइन R P बाई H, P बाई H, साइन R ही नहीं निकालोगे क्योंकि हमारे स्नेल्स लॉ में ना साइन I है, साइन R है, साइन I है और साइन R है, इसीलिए मैं साइन I और साइन R पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो साइन R क्या होगा P बाई H यानी BD बाई BC, BD बाई BC, क्लियर है। BD में BC साइन I निकाला, फिर साइन R निकाला, BD कितने हैं भाई, BD V2T, साइन R BD है V2T बाई BC, यहाँ से भी BC निकाल लो, BC हो जाएगा V2T बाई साइन R, V2T बाई साइन R। अब क्या करता हूँ ना, दोनों BC बराबर कर देता हूँ, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेट कर देता हूँ, ठीक। थोड़ा भी कर लूं, इसको मिटा दूं। मैं दोनों मेथड से हमने BC निकाला और दोनों मेथड से निकले हुए BC को बराबर करूंगा, ठीक, और देखूंगा कि हमारे पास कौन सी रिलेशन आते हैं। तो इधर कितने BC V1T वैसा ही लाइक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC ये भी है BC ये भी है, दोनों को बराबर कर देना मेरा धर्म होते हैं। तो V1T बाई साइन I, V1T बाई साइन I, और उधर कौन सी है V2T बाई साइन R, V2T बाई साइन R, साइड TT तो चले गए, ऊपर से ऊपर गए, तो साइन I बाई साइन R निकालो, साइन I बाई साइन R, इसको वहां ले गया तो उसको यहाँ V1 बाई V2, V1 बाई V2 यानी N2 बाई N1 पढ़े थे ना, बट V1 बाई V2 बराबर N2 बाई N1, सो साइन I बाई साइन R, साइन I बाई साइन R यानी कि V1 बाई V2 यानी N2 बाई N1, तो साइन हमारे प्रूफ हो गए, दिस इज स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्शन किसी प्लेन सरफेस पे कैसे होते हैं उसका हमने प्रूफ किया, और स्नेल्स लॉ भी आ गया, किसी प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं,
क्यों बेंड होते हैं, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, और फिर स्नेल्स लॉ आखिर जो हम पढ़े थे वो क्यों होते हैं तो वो भी पता चला। तो n1 sin i बराबर n2 sin r, n1 या n1 sin i बराबर n2 sin r, ये कहो स्नेल्स लॉ या ये कहो स्नेल्स लॉ, बात तो सेम है, स्नेल्स लॉ। तो ये हमारे स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गए, ठीक। तो रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं, स्पीड कैसे चेंज होते हैं मीडियम के चेंज होने से, वेवलेंथ कैसे चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंसी में क्या होती है, ये सब पूरी डिटेल हमने आज करा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और एक और चीज कहना चाहूंगा, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आज इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। हाँ, कहना ये चाहूंगा कि आप जो कोई भी अगर वीडियो से फायदा होता है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक।